For today's easy revision, I have planned three poems, the last three poems, that is The Legend of Northland, then the second poem, that is No Manna Foreign, and third, A Slumber Did My Spirit Sleep. These are the three poems which we are going to do in our revision session today, right? When it comes to the very first poem of today, that is The Legend of the Northland. The Northland, it's a place, and legend is a story. Legend is some story, koi kahani. And this poem is written in the form of a ballad. It's a 16 stanza ballad, and each and everything which is written on the screen is going to be there in one or the other question. यानी कि हम कहते हैं ना चौपाई, हिंदी में हम कहते हैं चौपाई, दोहा, it's two couplets, and chopai, four lines. And the rhyme scheme we have is ABCB. Basically, the poem is, the theme is that one must not be greedy. First, pehla. And second is we must be kind, we must be empathetic towards others. हेल्प करना एक हमारी क्वालिटी होनी चाहिए. हेल्प शुड बी अ क्वालिटी. अगर आपके पास, मतलब एक कहावत होती है कि इफ यू आर अ गिवर देन यू गॉड हैज मेड यू ग्रेटर. अगर आप किसी को कुछ भी दे सकते हो अपने तरफ से, तो इट इज ऑलवेज, एंड हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स है, वेदर यू कॉल इट बाइबल और रामायणा और एनीथिंग, वो हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि दूसरों को हमें जो है मदद करनी चाहिए. दैट इज व्हाई इफ यू गो टू द पिलग्रिमेज, वहां पर दान पुण्य की पेटी, मुफ्त मदद की जो भंडारा, ये सब यही तो होता है. These are the ways through which we are charitable, we are benevolent. आपने देखा होगा व्हेन देयर इज, यहाँ पर कावड़ सेवा होती है तो उनके लिए पानी, उनके लिए खाना वगैरह दिया जाता है. सो जो लोग मतलब कि करते हैं उनके लिए किया जाता है. उसी तरीके से अभी भी जैसे कुंभ मेला लगा हुआ है, सो देर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर गिव बेनेवोलेंट, जो कि चैरिटी कर रहे हैं. तो किसी के लिए अगर हम कुछ कर देते हैं, अगर हम किसी को अंडरस्टैंड करते हुए, if we are able to love other creatures, then this world will be beautiful. और दूसरा ये है कि we must not be greedy. Things are there, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं. मे बी वी आर, देर आर, किसी के पास 10 गाड़ियां हैं, किसी के पास 4 गाड़ियां हैं, कोई बहुत बड़े महल में रहता है. यस. और कई बार क्या होता है, द पीपल बिकम सेल्फिश. उनको लगता है कि हमारे पास जो चीज है हमें दूसरों को देना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे पास कम हो जाएगा. दैट इज अ रॉन्ग नोशन वी हैव. दैट इज अ रॉन्ग नोशन वी हैव. So this is about a woman, and it is also that God punishes you if you behave in that selfish way. So the poem is about an old woman जो अपने कॉटेज में रहती थी, एंड शी यूज टू बेक द केक्स, और उसके शेल्फ में केक्स रखे होते थे. और उस वक्त में वहां पर एक सेंट हु वाज अ मैसेंजर, वो वहां पर आए थे, एंड ही वॉज वेरी टायर्ड एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी हंग्री. इसके ऊपर पेपर में अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आता है कि अगर हम गुस्से में हैं तो क्या हमें दूसरों को कर्ज देने की, आर वी सपोज टू गिव द कर्ज? तो नो. हम कितने भी गुस्से में हो, वी मस्ट नॉट कर्ज अदर्स. हमें दूसरों को जो है श्राप नहीं देना चाहिए. एंड वो उस वुमेन को बोलते हैं कि मुझे अपने शेल्फ में से एक पीस ऑफ केक दे दो. अब वो जो वुमेन होती है, पहले तो वो सोचती है, फिर वो देने के लिए तैयार हो जाती है. बट द मोमेंट शी स्टार्ट्स नीडिंग द डो, मतलब आट जो लो, मतलब कि जो केक का डो होता है उसको वो नीड करती है, उसे ऐसा लगता है कि जो के वो है, जो केक है वो बहुत बड़ा बन रहा है.
एंड शी ऑल्सो बिकम सो, मतलब कि ग्रीडी। उसे लगता है जब वो अपने लिए बनाती है तो एट दैट टाइम व्हेन शी इज मेकिंग इट फॉर सेलिंग और समथिंग फॉर सेल्फ, वो तो बड़े पतले लगते हैं, और अभी मैं जब दान के लिए दे रही हूँ तो इतने बड़े लग रहे हैं। एंड शी मेक्स थ्राइस, वो अटेम्प्ट करती है, और वो इतना छोटा वेफर बनाती है जितना कि सॉरी केक बनाती है जितना कि वेफर होता है। मतलब आप सोच सकते हो ना, आलू पोटैटो के वेफर्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल पतला। और इतनी देर में, जितनी देर में वो बार बार जो है केक बनाती है, उसको निकाल के रख देती है, सेंट पीटर वॉज हंग्री, सेंट पीटर वॉज वेरी टायर्ड, ही गेट्स एंग्री, उन्हें गुस्सा आ जाता है। और अपने गुस्से में, इन द अर्ज, मतलब कि इन हिज ओन एंगर, ही becomes so angry that he curses the woman. वो उस वुमेन को जो है कर्स करता है। वो कहता है कि यू शुड चेंज इनटू अ वुड पेकर, तुम्हें जो है एक बर्ड बन जाना चाहिए। वाई वुड पेकर? बिकॉज वुड पेकर जो है, इट पेक्स द वुड, वो वुड को मतलब कि वो काटती है। इट हैज टू, अपने फूड को लेने के लिए, अपने खाने को करने के लिए उसको चोंच मार मार के, मतलब इट हैज टू मेक, इट हैज टू वर्क लॉट, इट हैज टू वर्क हार्ड। और सेंट पीटर उनको कहते हैं कि तुम ह्यूमंस जो हो, यू हैव सो मच ऑफ कंफर्ट इन योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ में कितना सारा कंफर्ट है, लेकिन फिर भी तुम लोग सेल्फिश होते हो, यू ऑल बिकम सेल्फिश। एंड लुक एट द वुड पेकर which goes on pecking for the boring the wood for the entire day, पूरा दिन वो वुड को मतलब कि काटते, तब जाकर उसको खाना मिलता है। दैट इज अ टाइनी, तब तुम्हें समझ आएगा मेहनत का मतलब क्या है, फूड का मीनिंग क्या है। तो यहां पर वुड पेकर को इसीलिए जो है बोला गया है। एंड अल्टीमेटली द मोमेंट द कर्स रियलाइजेस, वो जो है औरत जो है वो एक बर्ड बन जाती है। सचमुच में नहीं है, इट इज ओनली अ लेजेंड, इट इज ओनली अ स्टोरी। कहा जाता है कि दैट वुमेन, शी फ्लू थ्रू द चिमनी, और उसका जो सारा, मतलब कि जो उसके क्लोथ्स थे वो जल गए, एंड इट बिकेम ब्लैक। बट उसका जो स्कारलेट कैप था, वो उसके आज भी उसके सर के ऊपर वो मुकुट हमें दिखता है। एंड इवन टिल डेट द वुड पेकर्स पेक द वुड, दे बोर द वुड, एंड एवरी पर्सन इन द विलेज, वहां पर वो इस कहानी को उन्होंने सुना हुआ है। तो इन द इनिशियल द पोएट सेज कि ये जो पोयम है, जहां पे स्लेजेस बहुत हैं, जहां पर दिन छोटे हैं, अगर आप देखोगे तो दिस इज इन द आर्कटिक सर्कल पे आपका आता है। तो वो कहते हैं कि जहां आपके दिन छोटे और रात बड़े बड़े होते हैं, एंड इतने बड़े होते हैं कि लोग सो नहीं पाते हैं। एंड दूसरा, यहाँ पर जो लोग होते हैं, दे आर, मतलब जो बच्चे होते हैं, इतनी ठंड होती है कि दे लुक मोर लाइक अ बियर कप दैन द ह्यूमंस, क्योंकि उनको बड़े फरी वाले क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं। यहाँ सिमिली इज देयर। एंड मोर ओवर ही सेज कि आइस पर चलने के लिए दे हैव टू यूज द स्लेजेस विच आर ड्रॉन बाय द रेनडियर्स। रेंडियर जिनको खींच के ले जाते हैं, ये उधर उनको वैसे जाना पड़ता है। तो दैट पर्टिकुलर प्लेस वाज वेरी कोल्ड, कोल्ड ही था, मतलब बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट एरिया था। एंड इन द बिगिनिंग ओनली ही सेज कि यू मे नॉट बिलीव, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू लर्न समथिंग, सो दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस इज एन एग्जाम्पल। जैसे हम लोग फोक टेल्स पढ़ते हैं, हम लोग पंचतंत्रा की कहानियां पढ़ते हैं, हम लोग ऐसी कहानियां पढ़ते हैं जिनमें कुत्ते बिल्ली राजा होते हैं, रानी होते हैं, तो आर दे ट्रू? नो, दे ओनली गिव अस द मैसेज कि वन, हाउ राइटियस वी मस्ट बिहेव, हमें कैसे एक अच्छे रास्ते पे जाना चाहिए। इस पोयम से आपके जो है मैसेज बेस्ड क्वेश्चन, थीम बेस्ड क्वेश्चंस के आने के बहुत चांस होते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है एग्जाम के अंदर इन 9th स्टैंडर्ड, दैट इज इट राइट
इफ वी आर कर्सिंग समवन, अपने गुस्से में, अपने एंगर में, क्या हमें दूसरों को नुकसान देना चाहिए? तो द आंसर इज नो। हमें कितना भी गुस्सा आए, यस, वी नीड टू, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, गलत होगा तो गलत को गलत बोलना आपको आना चाहिए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए, ये भी एक मैसेज है। सो दिस इज द पोयम द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। The second poem which I'm taking today is No Men Are Foreign. पहली बात तो मैन का मैंस नहीं होता है, मैन इज सिंगुलर एंड मेन इज प्लूरल। तो नो मेन आर फॉरेन, इट इज इटसेल्फ, यहाँ फॉरेन लिखा है, इट्स बट इट इज नो मेन आर फॉरेनर्स, मीन्स नो वन इज स्ट्रेंज। यहाँ पर फॉरेन का मतलब इज नॉट इन द ओनली इन द फिजिकल सेंस कि दूसरे देश का, इट इज ऑल्सो नो मैन, नो मैन इज स्ट्रेंज, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स आर एवरीवेयर द सेम। मैं भी वही हूं, आप भी वही हो, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन बाकी सब हमारा वही है। मे बी यू ईट दाल एंड राइस, आई ईट ब्रेड, दैट माइट बी द डिफरेंस। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर ब्रेड्स आर वेरी कॉमन। इफ यू गो टू द ईस्टर्न कंपनीज कंट्रीज देयर, वहां पर आपका जो ये मतलब कि जो स्वेगेटीज या नूडल्स हैं वो बड़े कॉमन है। दे आर मोर ऑन टू द सैलेड टाइप जो आपके होते हैं, उनमें बहुत कॉमन होते हैं। इन इंडिया वी प्रॉपरली कुक द फूड। एशिया के अंदर हमारा, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में आप देखोगे कुकिंग इज वेरी डीप प्रोसेस, हम लोग डीप फ्राई डीप प्रोसेस में जाते हैं। इन द वेस्टर्न कंट्रीज दे गो इन विद द शैलो, दैट डजंट मीन दैट दे डोंट ईट इट, द ओनली वे इज हाउ दे ईट इट। तो the poem has the theme of brotherhood, भाईचारा। No human on any soil are different. कहीं पर भी जो इंसान है वो अलग नहीं है, they are not aliens. The poem has been written by James Kirkup in a free verse. There is no rhyming scheme. The poem starts with the word no men are foreign, मतलब कोई भी इंसान जो है वो डिफरेंट नहीं है। ही सेज अराउंड द वर्ल्ड एवरीवन इन द ह्यूमन फॉर्म हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर। वही दो आंखें हैं, वही एक नाक है, वही एक मुंह है, वही दो हाथ हैं, वही दो पैर हैं। सो वी आर ऑल सिमिलर इन आवर फिजिकल अपीयरेंसेस, वी आर ऑल सिमिलर इन आवर वर्क, हम भी हार्ड वर्क करते हैं, वो भी करते हैं। अगर वॉर होता है तो हमें सोल्जर्स बनकर वी हैव टू गो टू द फ्रंट, वॉर फ्रंट एंड फाइट। पहले तो ऐसा होता था कि द पीपल वर आस्क्ड टू गो टू जॉइन द आर्मी। आजकल तो देर मतलब इवन अभी भी अगर जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी होता है, तो देर इज अ मतलब एक साथ रिक्रूटमेंट होता है नॉर्मली, अदरवाइज देर इज अ प्रोसीजर ऑफ ज्वाइनिंग मिलिट्री। लेकिन पहले वॉर्स वर वेरी कॉमन। तो कहते हैं जब जो इंसान है वो वॉर नहीं करता, when they don't fight on the war front, at that time they also have harvest, वो लोग भी फार्मिंग ही करते हैं जैसे हम करते हैं। their hands also work like us, and if there is grim winter, बहुत सर्दी है, या आपके हार्वेस्ट जो है वो किसी वजह से खराब हो गए,
तो वो बेचारे स्टार्व करते हैं, यानी कि भूखा मर जाते हैं, और एल्स everyone has the same kind of hands. Their hands are ours, मतलब it's even though a metaphor means they also have the similar work what we do. हम अपने हाथों से जो करते हैं वही वो लोग भी अपने हाथों से करते हैं. Then he goes to the next कि उनकी आंखें भी वही देखती हैं जो हम देखते हैं. And they also sleep, they also close their eyes to sleep. In another words, whether it is our ears or eyes or our hands, they all have the similar functions. आप इंडिया में रहते हो या फिर थाईलैंड में या यूएस में, everyone sleeps, everyone has dream, everyone walks, everyone talks. So that is the main, what we say, description of no men are foreign. आगे वो कहते हैं कि देर आर पीपल, और ये कौन है पीपल? दोज हु एडवोकेट वॉर, दोज हु एडवोकेट हेट्रेड, मतलब वो लोग जो नफरत फैलाते हैं ऑन द नेम ऑफ फॉरेनर्स, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, ये लोग जो कि नफरत फैलाते हैं, ये हमें कहते हैं कि आप उनको हेट करो, क्योंकि वो दूसरे देश के हैं, वो हमारे एनिमीज हैं. बिकॉज दे बिलोंग टू अनदर सॉइल, दे आर आवर एनिमीज. लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं उनके कहने पर, इफ वी स्टार्ट हेटिंग ईच अदर, अगर हम एक दूसरे को दूसरों के कहने पर हेट करेंगे, तो देन वी आर हेटिंग आवरसेल्व्स. क्यों? क्योंकि अगर आप किसी और को हेट कर रहे हो तो आप ह्यूमन को हेट कर रहे हो, तो आप खुद भी तो ह्यूमन हो. And when the war is there, what happens? There is bloodshed, खून खराबा. The earth is soiled with blood. अर्थ जो है वो मिट्टी जो है वो खून से रंग जाता है. When the missiles are shot, it pollutes the environment. जब मिसाइल्स चलते हैं तो आपका धुआं बन जाता है. तो इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. आपके इसमें लिखा हुआ ना, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट, ह्यूमन अर्थ मतलब जिस पर ह्यूमंस रहते हैं, द अर्थ ऑन विच द ह्यूमंस स्टे, वी आर पोल्यूटिंग इट, वी आर करप्टिंग इट. हम उसको खराब कर रहे हैं, हम नुकसान खुद को पहुंचा रहे हैं. वी आर स्प्रेडिंग दिस हेट्रेड एंड वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स. तो let us not harm each other by hating each other, but respect, mutual respect. हमारे 12th में ऐसा एक सिमिलर पोयम है. व्हेन यू ऑल विल बी इन योर 12th, अगर यही बुक कंटिन्यू होती है तो यू मे हैव दैट. कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूडा, विद द वेरी सिमिलर थीम. उसमें वो कहता है कि हमें 1 मिनट के लिए चुप रहना चाहिए, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वॉर से, डिफॉरेस्टेशन से हम लोग कितना खुद को नुकसान कर रहे हैं. तो इस आपका जो पोयम है नो मैन आर फॉरेन, इट ऑल्सो हैज द सेम थिंग कि व्हेन वी सजेस्ट वॉर, वायलेंस, तो वो हम खुद को नुकसान दे रहे हैं. एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, एक इंसान हैवान को नहीं मार रहा, रावण को, राक्षस को नहीं मार रहा, वो दूसरे इंसान को मार रहा है. तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट rather than hatred. The poem has number of poetic devices like alliteration, metaphor, repetition, enjambment, simile, and it is written by James Kirk. A very beautiful theme, universal brotherhood, मतलब भाईचारा, भाईचारा, right?
So this was the second poem for today. No men are foreign. The last poem for today, as well as with this, the entire poetry session will be completed except one. A slumber did my spirit seal. The poem's name itself is an alliteration. Slumber, spirit, seal. Slumber means deep sleep. She is in slumber. Slumber मतलब गहरी नींद. Means उसका जो spirit, soul है, it has been put into a deep sleep. That means, in another way, the person is over grieved. जो इंसान है वो बहुत ज्यादा दुखी है. The poem is written by William Wordsworth from the book Lucy Poems. And Lucy जो थी, she was a beloved, उनकी बहुत मतलब की beloved थी. And the poem has two different themes. One is realization. मतलब कभी कभी किसी चीज का हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं. और रियलाइज करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना कि एक्सेप्टेंस होता है. आपको छोड़कर एक इंसान चला गया, ये एक्सेप्ट करना इज द, आई थिंक, द करेजियस, मोस्ट करेजियस टास्क ऑफ एनी ह्यूमन. व्हेन यू लूज समवन फॉर एवर, आप जब किसी को खो देते हो हमेशा के लिए, और आपको ये चीज पता है कि दैट पर्सन इज नेवर कम गोइंग टू कम बैक, दैट इज द मोस्ट पेनफुल सिचुएशन इन एनी वंस लाइफ. एंड दैट इज व्हाई व्हेन पीपल डाई वी ग्रीव. क्योंकि हमें पता है कि वो इंसान अब कभी वापस नहीं आएगा. एंड समटाइम्स देर आर सिचुएशंस जब हमने उस इंसान की शायद कदर नहीं की होती है, और बाद में हम रियलाइज करते हैं उसके वर्थ को. नॉट इन दिस पोयम बट इट अ जनरल, मतलब की एक्सेप्टेंस. द मोस्ट पेनफुल थिंग दैट अ पर्सन एवर फेस उसको करना होता है. कोई ना कोई जाता है, बट जब वो चीज हमें समझ आती है और उसके बाद उस चीज को रियलाइज करके एक्सेप्ट करना कि यस, नाउ थिंग्स विल नॉट बी द सेम, इज वेरी करेजियस डीड. तो ये जो पोयम है, दिस इज अबाउट द पोएट जिसने लाइफ को हमेशा टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया था. जैसे हम एक कोट कहते हैं, एब्सेंस इज द बेस्ट प्रेजेंस. You realize the value of a thing often when it is lost. Often you realize the worth of a person or a thing when it is lost. ये एक बहुत ही कॉमन चीज है. हम चीजों को, लोगों को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हैं. ओ, इन्होंने कौन सा बुरा मानना है, अरे इनको क्या बुलाना है, अरे इनको क्या कहना है. ऐसा ही चलता रहेगा. नथिंग इज गोइंग टू बी अगेंस्ट मी, मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं. बट लाइफ इज टू अनसर्टेन. मिनट्स एंड सेकेंड्स, बिलीव मी, बिलीव मी, मिनट और सेकेंड्स में चेंज होता है. एंड आई हैव अंडरगॉन दिस पेन when my father passed away. And till date, आज हमारा जो फंक्शन है, दैट इज ऑल अबाउट द गर्ल्स. जैसे हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन होता है, वैसा ही होता है. तो वी गो टू अवर पेरेंट्स प्लेस, टेक देयर ब्लेसिंग्स. तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है आज का.
आज भी आई कैन नॉट बिलीव माई फादर इज नॉट देयर। मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं जाती हूँ तो पापा कहीं ऑफिस गए हैं, बिकॉज ही वॉज ऑल ए हेल एंड हेल्दी, बिल्कुल नॉर्मल थे, ऑफिस जा रहे थे। इनफैक्ट ही वॉज 70 बट ही यूज टू गो टू द ऑफिस। उनको ऑफिस जाना पसंद था। हम उनको डांट लगाते थे कि पापा क्या आपको मतलब कि, एंड ही वुड से मैं घर में रख के क्या करूंगा, बिकॉज वो पूजा पाठ वगैरह नहीं करते थे। ही वॉज नॉट अ पूजा पाठ काइंड ऑफ पर्सन। जैसे आमतौर पे लोग होते हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका ये होता था मैं इंटरनेट पे एफबी चला लूं खूब, मतलब कि मैं ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एफबी, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, वो मैं एफबी चला लूं, मैं थोड़ी देर इंटरनेट देख लूं, मैं कुछ कोर्स कर लूं, मैं पेपर पढ़ लूं। तो ऑल द टाइम ही वुड बी बिजी विद दैट ओनली। फोन उनके पास था नहीं, ही वॉज ऑलवेज स्टक टू हिज कंप्यूटर ओनली। ऑफिस जाते थे, अपना कंप्यूटर रख के अपना काम करते रहते थे। And I met him on, it was a Friday, I met him. He was not eating, मतलब eating in the sense कि तबीयत तो भी नहीं थी, मेरे को ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, ऐसे करके कर रहे थे। Then I मतलब कि made the spinach for him. Next morning my mom called and she said, मम्मा बेटा पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। We could not reach on time, he breathed his last. हमें तो कभी उस मिनट जब मम्मी ने कॉल किया था तब भी नहीं पता था कि अगले मोमेंट इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर। That's the worst loss one can never ever understand. तो जो पोएट है उसने भी लाइफ को ग्रांटेड लिया हुआ है, मींस ही इज नॉट बॉदर्ड। ही डजंट, हम लोग लाइफ को ग्रांटेड का मतलब पता है क्या होता है, मतलब हम दूसरे की केयर नहीं करते। हम ये लेकर चलते हैं यार ये तो इंसान यहीं पे रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कहीं चला थोड़ी जाएगा, हो जाएगा, अभी अभी नहीं चल रहे बाद में चले जाएंगे। एंड ही नेवर थॉट हिज बिलव्ड लूसी वुड गो अवे फ्रॉम हिम, उससे कभी वो अलग होगी, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। सो द पोएम स्टार्ट्स विद दैट कि उसकी जो सोल है, इट हैज गॉन इनटू अ डीप स्लीप, इट इज अनकॉन्शियस, ही इज नॉट एबल टू बियर द लॉस ऑफ हिज बिलव्ड। वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। एंड देन ही सडनली रियलाइजेस कि अब वो जो लड़की है, वो जो उसकी बिलवर्ड है, शी इज नॉट देयर, चाहे वो कितनी आवाजें लगा ले, शी विल नॉट कम। शी वॉज नाउ मोशनलेस, मीन्स देर वॉज नो मूवमेंट, द बॉडी वॉज लाइफलेस। मोशनलेस मतलब द बॉडी वॉज नाउ लाइफलेस। नो साउंड कुड वेक हर अप, किसी भी आवाज से वो नहीं उठेगी। शी कुड नीदर हियर नॉट शी कैन सी, ना तो वो देख सकती है ना वो सुन सकती है। और अब शी वॉज बरीड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जैसे नॉर्मली लोग बरी करते हैं, उसको बरी कर दिया गया है। एंड शी इज फार अवे फ्रॉम द अर्थली ईयर्स। वो कहते हैं कि वो जो है अब उन सारे, जो अर्थली मतलब जो अर्थ में रहकर हम लोगों को जो महसूस होता है, उन चीजों से वो अलग हो चुकी है। शी नाउ डज नॉट हैव एनी फीलिंग। अर्थ पे रह के हमें क्या होता है, हमें फीलिंग्स होती हैं, हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हम गाना गाते हैं, हम खुश होते हैं। लेकिन अब वो चीजें कुछ नहीं होगा उसके साथ। हर बॉडी इज लाइफलेस, शी इज डेड। एंड देन ही फर्दर से कि उसकी बॉडी जो है अब थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे, स्लोली ग्रेजुअली, इट वुड एसिमिलेट इनटू द अर्थ, वो अर्थ का एक पार्ट बन जाएगी। इट वुड बिकम पार्ट ऑफ द अर्थ, बिकॉज दैट इज द फिनोमिना ऑफ नेचर। हम इस पंचभूत से बने हैं। सो व्हेन द बॉडी इज पुट इनटू द अर्थ, तो धीरे धीरे वो रॉट हो जाती है, हड्डियां गल जाती हैं, और उसके बाद दे बिकम, मतलब कि वो पीस हो जाते हैं, and then they are assimilated into the earth. That is how the biofuels and fossils, they are all formed. So slowly she would be part of this earth
away from the earth. That is the poem. A slumber यानी कि deep sleep that had, मतलब कि उसके जो spirit है that had gone into a deep sleep, यानी कि the grief that the poet was facing due to the death of his beloved Lucy. We have alliteration, enjambment, metaphor as the poetic devices earthly life, and the rhyme scheme is A B A B C D C D. A very beautiful poem written by William Wordsworth. You have the poem of William Wordsworth, otherwise we hardly have. एक हमारे 9th में इस वाले में है, दूसरे में है. Or else we don't have the poems from William Wordsworth even in 10th or 12th. Till now. If the book changes, वो अलग बात है. इस पोएम से अगर कुछ आता है तो you may get a question on the tone of the poem, the theme of the poem, that's you can expect from this particular chapter. इवन आरटीसी भी आएगा तो वो थीम ही बेस्ड है, क्योंकि पोयम छोटा सा है तो उसमें यही लिखा हुआ है कि पहले लाइन में है कि वो बिल्कुल मतलब कि उसका जो कॉन्शियस है वो खत्म हो गया है. फिर वो कहता है कि उसकी जो बिलवर्ड है शी इज लाइंग, मतलब कि मोशनलेस, देयर इज नो सेंस, देयर इज नो, उसके पास कोई सेंस नहीं है, एंड स्लोली शी वुड एसिमिलेट टू द अर्थ. तो इवन अगर आरटीसी भी है तो यही आपके मीनिंग्स आने हैं. राइट, सो दैट इज द थर्ड पोएम, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सीड.